हाय, वेलकम बैक टू द आर्मचेयर सोशियोलॉजिस्ट। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल पे डिस्कस करेंगे यूपीएससी सोशियोलॉजी मेंस के लिए, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शंस। तो एक बार जब हम पढ़ लेते हैं तो वी गेट टू नो द थ्योरीज एंड थिंकर्स, बट एग्जामिनेशन कंडीशन में जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, द फर्स्ट टू लाइन्स डिसाइड द टोन ऑफ द इंटायर आंसर. And a good introduction, no doubt, can instantly tell the examiner that we know our subject and we can present it clearly. So, in this lecture, मेरा aim ये है to break down different types of introductions, and we will be using examples from the sociology paper means paper 1 ऑफ 2024 एंड 2025. वहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं आपको एग्जांपल्स बताने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शंस के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो व्हाई अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन मैटर्स. अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन इज नॉट डेकोरेशन. It is the examiner's first proof that you know sociology and you can write it in the exam language as required. तो क्या होता है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट तो है कि यू अर्न मार्क्स इन द फर्स्ट टू लाइन्स. तो एग्जामिनर के पास भी आपकी तरह लिमिटेड टाइम होता है जब वो पेपर को एग्जामिन कर रहे होते हैं. तो अगर आप स्टार्टिंग में ही इफ यू आर एबल टू ड्रॉप अ थिंकर, अ कॉन्सेप्ट, डेटा, जैसे भी आप स्टार्ट करें, जो भी आपका तरीका आप इस्तेमाल करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए as required by the question, तो वहां पर यू हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड द इनिशियल मार्क्स, चाहे वो 1 मार्क हो 2 मार्क्स हो, जो भी इनिशियल मार्क्स असाइंड है एग्जामिनर के द्वारा कि मैं इंट्रोडक्शन में इस तरह से नंबर देंगे हम, तो वो आप असाइन अपने आप को ले लेते हैं. तो ये कैसे संभव होगा? ये तब संभव होगा जब हम अपने आप को ट्रेन करेंगे. वी ट्रेन आवरसेल्व्स टू बिगिन द क्वेश्चन विथ अ डेफिनेशन और अ थिंकर. जैसे डर्कहाइम डिफाइंड सोशल फैक्ट एज सो एंड सो, या फिर क्वेश्चन का अगर डिमांड है ऐसा कि थिंकर हैवी क्वेश्चन है तो कोई कोट से अगर हमको स्टार्ट करना है, या फिर क्वेश्चन करंट रिलेवेंस का है, कंटेम्प्ररी रिलेवेंस का है, तो हमें डेटा देना है, जैसे कि एनएफएचएस डेटा ये बताता है. तो आपने स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर को प्रूफ दे दिया कि हम इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक के जो फंडामेंटल्स है उसको आपको बिल्कुल क्लियर है. आपने डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट या थिंकर या डेटा कहीं ना कहीं से आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू योर इंट्रोडक्शन. तो वहां पे जो इंट्रोडक्शन के जो मार्क्स हैं आप सिक्योर कर लेते हैं राइट इन द बिगिनिंग. प्लस एग्जामिनर एंटिसिपेट करते हैं कि हाँ ये सोशोलॉजिकल टोन में स्टार्ट हुआ है, इसमें क्लैरिटी है, तो उनका जो माइंडसेट है आपके आंसर को देखने का पॉजिटिव हो जाता है उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से. फिर है कि आपका इंट्रोडक्शन वो आपके लिए भी एक रेडी रोड मैप है. एग्जामिनर तो देख ही रहे हैं, आपके लिए भी रेडी रोड मैप है, क्योंकि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बाउंड्रीज को डिफाइन कर दिया. जैसा मैंने अपने इसके पहले वीडियो में बताया था कि हम जब आंसर स्टार्ट कर देते हैं तो हम कमिटेड हो जाते हैं कि हाँ हम अब ऐसे आंसर स्टार्ट कर दिए. एग्जामिनेशन कंडीशंस में हमारे पास लिमिटेशंस हैं, टाइम की, स्पेस की, बहुत तमाम लिमिटेशंस होती हैं, प्लस एग्जाम का एंजाइटी भी होता है. तो जब हम इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं तो हम अपने आप को एक रोड मैप भी दे रहे होते हैं कि इसमें हम ये बातों पे ध्यान देंगे. आपके दिमाग में चीजें आ रही होती हैं, आप बाउंड्री डिफाइन कर रहे होते हैं. तो इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग, आपका इंट्रोडक्शन डिफाइंस द बाउंड्रीज. अगर आप ये कर पाते हैं तो ये मतलब सोने पे सुहागा, बेस्ट है ये. एग्जामिनर अब इस माइंडसेट पे आ गए कि हाँ नाउ दिस स्टूडेंट विल कवर द राइट थिंग्स, क्योंकि आपने थिंकर, कॉन्सेप्ट, डेटा, इनसे आपने इंट्रोडक्शन को पेपर किया है, बताया है. तो जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम मार्जिन में या कहीं पे पीछे में जो रफ में होता है, कैसे इसको सब हेडिंग्स में हम डिवाइड करेंगे. तो वहां से भी आप क्लूज ले सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मेक्स योर आंसर लुक सोशियोलॉजिकल. ये सोशियोलॉजी के साथ हमेशा एक चिंता बनी रहती है कि हमारा जो आंसर है कहीं जनरल स्टडीज टाइप का ना हो जाए, और इंट्रोडक्शन इज द बेस्ट प्लेस टू शो.
कि हम नहीं भाई, हम जनरल स्टडीज वाले आंसर्स नहीं देने वाले हैं, हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से उन चीजों को बताने वाले हैं। यहीं पर आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कहें या फिर स्टैंड स्टैंड होता है आपका अलग सा है, वो आप बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो पेपर है वो अलग होगा। नाउ दिस इज द बेस्ट प्लेस। तो ये कैसे संभव होता है? तब संभव हो पाता है जब हम अपने जो थिंकर्स हैं, जो फाउंडेशनल थिंकर्स हैं, सभी नहीं तो कम से कम डरखाइम, वेबर, मार्क्स, जो सिलेबस में दिए हुए मर्टन और श्रीनिवास घुरिये, इनके जो भी तमाम वन लाइनर्स हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक उन्होंने बहुत काम किया है, तो उसका आप जरूर याद करके रखेंगे और उसको सिलेक्टिवली इंट्रोडक्शन में यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन में पूरा भर नहीं लेना है, लेकिन जो आपने याद कर रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे आपको उस वक्त रेलेवेंट लगता है, उसको आप डालेंगे तो आपका आंसर जो है सोशोलॉजिकल होता है। इस तरह से आप जब उसको स्टार्ट करते हैं तो आपके आंसर में वो टोन, वो लैंग्वेज सोशोलॉजी का आ चुका होता है। इसके बाद ऑफ कोर्स इट सेव्स टाइम लेटर। एक शार्प इंट्रोडक्शन रिपीटेशन को प्रिवेंट करता है, आपको ड्रिफ्टिंग भी नहीं होने देता है मिड आंसर। आप बार बार अपने इंट्रोडक्शन पे एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन पे जाकर चेक करते रहते हैं कि हाँ, क्या हम इसको जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की वर्ड है उसको दिमाग में जरूर बैठा लें कि हाँ, ये चीज तो हमसे पूछा गया है और इसको तो हमको लिखना ही है, तो वो कीवर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड जब आप एक शार्प इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट करते हैं तो वो आपको रिपीटेशन या ड्रिफ्टिंग से बचाता है। तो ये तभी हो पाता है ऑफ कोर्स जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, अनडाउटेडली। और ऑफ कोर्स हमारा कंटेंट भी बहुत, मतलब वो तो फाउंडेशनल है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। हमने जब टॉपिक को पढ़ लिया है फिर हम आंसर्स को ही, तभी हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये इस तरह की प्रैक्टिस करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो ये भी एक तरह का मसल है, तभी जाके वो बिल्ड हो पाता है और हमारे मेमोरी में जाके इनग्रेन हो पाता है। और इसको हम एक सेपरेट नोटबुक में भी करके रख सकते हैं कि ये हमारा 2 लाइन का इंट्रो होगा। जेनेरिक इंट्रो के पीछे न भागे तो बेहतर है, क्योंकि वो अवेलेबल टू ऑल होता है। तो आपका ऐसा नहीं है कि वो डेफिनेशन, जो डेफिनेशन आप लिख रहे हैं वो डेफिनेशन बाकी जगह अवेलेबल नहीं है अवेलेबल। या फिर जो थिंकर्स हैं, थिंकर्स तो वही हैं, एग्जाम्पल्स भी वही हैं, लेकिन आपका अपना लिखने का स्टाइल यूनिक है, वो तो कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो ऑफ कोर्स हमें सभी जगहों से चीजों को लेना पड़ता है, लेकिन आप जब खुद से लिखेंगे, खुद से अपने मतलब एटलीस्ट जो बेसिक इंट्रोडक्शन हैं उसको बना के रखेंगे, तो वो आपको एक एज डेफिनेटली देगा। अब हम आते हैं इट कुशंस एन एवरेज बॉडी। हाँ, ये बात भी सच है कि अगर हमारा बॉडी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया या वो टॉपिक जिसको हम नहीं कर पाए थे किसी भी कारण से, लेकिन उसके पर्टिकुलर कीवर्ड में हमको वो इंट्रोडक्टरी जो है डेटा हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, डेफिनेशन हो, ये हमको याद है, तो हमने अगर वैसा इंट्रोडक्शन दिया है, एक सॉलिड इंट्रो, और लास्ट में हम एक बैलेंस कंक्लूजन भी दे पाते हैं, तो एवरेज मार्क्स से तो नीचे हमारा मार्क्स नहीं जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर ने देखा, मतलब इंट्रोडक्शन और एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन को मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते ना। तो बॉडी अगर हमारा एवरेज भी होता है तो वो उसको बचाता है, एक कुशन देता है। तो a strong introduction matters because it lets us score marks in the first 2 lines by dropping a thinker, concept, data and framing the roadmap of our answer. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन। हमने देख लिया कि why a strong introduction matters। अब है कि how to actually write one। तो यहाँ पर मैंने ये 6 सिलेक्ट किए हैं कि टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन हो सकते हैं। एक है डेफिनेशन बेस्ड स्टार्ट, ये सबसे सिंपलेस्ट और सेफेस्ट है। आपको डेफिनेशन याद है, क्वेश्चन का उस तरह से डिमांड है, तो आप डेफिनेशन बेस्ड स्टार्ट से कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंकर प्रोवाइड करता है आपके आंसर को। अनडिनाइबली बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद है तो। और जरूरी है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो आप जरूर याद करें। फिर अगर क्वेश्चन का डिमांड ऐसा है कि हिस्टोरिकल इन नेचर है, ऐसा कॉन्टेक्स्ट वो मांग रहा है, तो आप अपने टॉपिक को, अपने आंसर को उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, कॉन्टेम्प्रेरी रिलेवेंस उसमें है, तो आप कंटेम्प्रेरी वे में उसको, आज के वे में उसको रिलेवेंट बनाते हुए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आंसर को।
अगर क्वेश्चन इस तरह से आपको एक कॉन्ट्रास्ट या प्रॉब्लम दे रहा है, एक डिबेट का नेचर है उसका, तो आप उस फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा थिंकर हैवी है और आपको थिंकर्स के इंपॉर्टेंट कोट्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आपने याद कर रखे हैं, तो ब्यूटीफुली आप उसको वहां भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में ये अच्छा लगेगा। और अगर करंट जैसा है, करंट टॉपिक ही है और आप कोई रिपोर्ट या उस तरह का है, डेटा बेस्ड है, तो आप अपने अपने आंसर को उस डेटा के साथ में एंकर करेंगे, जैसे कि आप एक एविडेंस दे रहे हो। और अभी हम सबको एक एक करके देखने वाले हैं, और क्वेश्चन पेपर जो 2024 या और 25 का है, वो एग्जाम्पल्स के साथ में हम उसको देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये आपका क्विकेस्ट, सेफेस्ट और इजीएस्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन है, स्टार्ट देता है आपको। सो यू स्टार्ट विद अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन है अबाउट सोशल फैक्ट या फिर एलियनेशन, अनोमी, इस तरह से कुछ भी आपसे अगर पूछा जा रहा है, तो राइटिंग द डेफिनेशन गिवन बाय द थिंकर, नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ इट इमीडिएटली सिग्नल्स टू द एग्जामिनर कि दैट यू नो द बेसिक्स। ये आपने वहां पर इस्टेब्लिश कर दिया। नाउ इट इज बेस्ट फॉर द 10 मार्कर्स, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में वी डोंट हैव द स्पेस टू बिकम क्रिएटिव, उतना भी स्पेस नहीं होता है, एंड टाइम का भी कंस्ट्रेंट है, हमको उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीटिंग द पेपर इज ऑफ कोर्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अ प्रिसाइज डेफिनेशन introduction saves words and it gets straight to the point, which is perfect for a 150 word answer. अब देखिए, अगर कॉन्सेप्ट थ्योरी हैवी क्वेश्चंस है वहां पर, तो अगर इट रिवॉल्व्स अराउंड अ वेरी कोर सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, 20 मार्क्स का है, कॉन्सेप्ट हैवी है, लेकिन अगर एक कोर सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे वो सेंटर अराउंड कर रहा है, तो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शंस यहाँ भी दे वर्क बेस्ट। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज रिलायबिलिटी इन सोशल रिसर्च, इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन भी होगा साथ में, लेकिन मान लीजिए जस्ट टू स्टार्ट विद पहला अगर क्वेश्चन ये है उसका फर्स्ट पार्ट कि व्हाट इज रिलायबिलिटी इन सोशल रिसर्च। नाउ स्टार्टिंग विद रिलायबिलिटी रेफर्स टू, नाउ सो एंड सो इज द वुड बी अ वेरी शार्प अप्रोच टू दिस, कि आपने अपने डेफिनेशन से उसको स्टार्ट किया। अगर क्वेश्चन एकदम सीधे पूछ रहा है व्हाट इज, डिफाइन, एक्सप्लेन, तो हमको मालूम है कि हमको डिमांड है, डायरेक्टिव है क्वेश्चन का कि वी नीड टू स्टार्ट विद अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एंड ऑफ कोर्स अगर हम शॉर्ट ऑन टाइम है, तो क्विकेस्ट वे टू सिक्योर द एग्जामिनर्स कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन हॉल इज टू स्टार्ट विद अ डेफिनेशन। तो अगर, जैसा मैंने बताया पहले कि अगर हमारा बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं भी हो पाए, हम एकदम लास्ट लास्ट पे पहुंच गए हैं और हमको पेपर कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे ये हमें बचाएगा। अब ये दिस हेल्प्स, मतलब ये हमें हेल्प करता है तब जब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 10-15 डेफिनेशन कम से कम, मतलब ज्यादा भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इतने जो कि कॉन्सेप्ट एकदम जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, मतलब डर्कहाइम्स डेफिनेशन ऑफ सोशल फैक्ट, मार्क्स ऑन क्लास, वेबर ऑन सोशल एक्शन, ये जो की डेफिनेशन है ये हम ना भूलें, क्योंकि ये हमको एग्जाम हॉल में ब्लैंक होने से तो बचा ही लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है। What is common sense? How are common knowledge and sociology related to each other? Explain. तो ये क्या क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे, मतलब इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको व्हाट इज कॉमन सेंस, ये तो पूछा गया, मतलब डिफाइन करने के लिए, और रिलेशनशिप, ये दो चीज आपसे पूछ लिया गया है। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड स्पेस, तो आपको क्रिस्प रहना है। तो आप कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि कॉमन सेंस रिफर्स टू एवरीडे टेकन फॉर ग्रांटेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ सोसाइटी, जबकि while sociology as Giddens defines is the systematic study of social relations that critiques such assumptions। तो अगर आप ये ऐसा डेफिनेशन यूज करते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है, तो पहला तो आपने कॉमन सेंस को डिफाइन कर दिया एज इंट्यूटिव रूटीन नॉलेज, और आपके आंसर में, आपके इंट्रोडक्शन में एक सोशोलॉजिकल, एक डिस्टिंक्ट सोशोलॉजिकल टोन है,
और दूसरे लाइन पे जब आप गिडन्स, तो यू आर नेम ड्रॉपिंग अ सोशियोलॉजिस्ट थिंकर, तो the moment a thinker appears in line 2, the examiner knows this is sociology, not general studies. तो सेकेंड डेफिनेशन में आपने एक डिसिप्लिन को आइडेंटिटी दी, सिस्टमैटिक स्टडी आप बता रहे हैं उसको, प्लस थिंकर से आपने उसको एंकर कर दिया, दैट इज गिडेंस। तो जब इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एक डेफिनेशन बेस्ड स्टार्ट के लिए, तो डेफिनेशन बेस्ड स्टार्ट आपने यहाँ पे यूज किया है क्योंकि आपको व्हाट इज, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि व्हाट इज या डिफाइन एक्सप्लेन अगर डायरेक्टली हो तो व्हाट इज, तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है और व्हाट इज आपसे पूछ रहा है, तो आप सीधे डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाई दिस वर्क्स, एग्जामिनर इमीडिएटली सीज यू नो द कोर डेफिनेशन, so the introduction wins the early marks because it defines both terms plus names a thinker and shows the contrast in the initial two line 3 lines। तो आप ऐसे दे सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा क्वेश्चन भी ये 2025 के पेपर से है, व्हाट इज साइंस? डू यू थिंक दैट द मेथड्स यूज्ड इन नेचुरल साइंसेस कैन बी अप्लाइड टू सोशियोलॉजी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो अब हम इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगेन व्हाट इज साइंस, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ व्हाट इज, तो यहाँ पर भी उसी तरह से पूछा गया, जबकि ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें फॉलो अप क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मतलब ये 3 पार्ट में एक तरह से ब्रेक है। व्हाट इज साइंस, डू यू थिंक दैट द मेथड्स यूज्ड इन नेचुरल साइंस कैन बी अप्लाइड टू सोशियोलॉजी, और आपके आंसर को रीजंस के साथ चाहते हैं। तो इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे सीधे व्हाट इज बोला गया, आप इसको डिफाइन करेंगे। तो साइंस में बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरीफाइबल नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो आपने यहाँ पे साइंस का एकदम प्रिसाइज डेफिनेशन दिया। क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसमें और आगे थोड़ा बढ़ सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज कॉम envisioned aspire to be a science of society by adopting such methods. Which method? The scientific methods. तो पहला तो एक बहुत ही टाइट डेफिनेशन आपने साइंस का दिया, बिल्कुल एग्जाम वाले कीवर्ड्स के साथ, सिस्टमैटिक, वेरीफाइबल, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, मतलब साइंस के लिए जो एग्जामिनर के दिमाग में जो जो वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स तो आपने यहाँ पे डाल दिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप स्टार्ट हो गया टू कंपेयर, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि नेचुरल साइंस के मेथड्स जो हैं सोशियोलॉजी में यूज हो सकते हैं कि नहीं। और उसी लाइन में, इंट्रोडक्शन के दूसरे ही लाइन में आपने कॉम का नाम दे दिया, तो एक हिस्टोरिकल एंकर आपने दे दिया कॉम के साथ ही पॉजिटिविज्म, ये सब जो उसके इंडिकेटर्स हैं वो एग्जामिनर के दिमाग में आने लगेंगे कि सोशियोलॉजीज ओरिजिन एस्पिरेशन इज टू साइंटिफिक स्टेटस। तो दिस गिव्स यू रूम इन द बॉडी टू बैलेंस विथ इंटरप्रेटिविस्ट कंसर्न्स, मीनिंग्स, फ्रेश एंड क्वालिटेटिव मेथड्स, इसके साथ में आप इसको बैलेंस कर सकते हैं आगे। मतलब आप अपने बॉडी में जैसा भी दें, यहाँ पे आपको वो एक रूम तो क्रिएट हो गया बिकॉज आपने ऐसे इंट्रोडक्शन दिया है। So why this works? This works because examiner sees a clear definition, एक बहुत ही टाइट डेफिनेशन साइंस का है, एंड डायरेक्ट लिंक टू सोशियोलॉजी इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। क्योंकि आपने कैसे लिंक कर दिया, देखिए साइंस तो बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर सोशियोलॉजी की बात हो रही है, तो साइंस बता के आपने सेकेंड लाइन में सोशियोलॉजी को दिया, तो एक डायरेक्ट लिंक दिया टू सोशियोलॉजी इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ योर आंसर। So the introduction answers both parts, what is science and why its methods matters to sociology, क्योंकि आपने कॉम का नाम दिया है कि he envisioned, he aspired that the science of society be created by adopting such methods, which methods? Scientific methods। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है। अब देखिए ये कैसे संभव है। सो वी नीड टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मस्ट नो डेफिनेशंस। अगर डेफिनेशन बेस्ड हमको स्टार्ट देना है तो हमको डेफिनेशंस तो पता होने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आंसर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंकर देता है डेफिनेशन। हम छोटे भी थे तो हम डेफिनेशन चीज़ों के याद करते थे, तो यहाँ पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मस्ट नो डेफिनेशन जरूर बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल जस्ट ऐसे ही पॉइंटर्स के लिए दिया है, जैसे सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। अब सोशियोलॉजी का डेफिनेशन बहुत सारा है, लेकिन जो आपको थिंकर आपके सिलेबस में है, उन थिंकर को पिक करके कम से कम आप उसके एक जगह पे बना लें। जैसे सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, देयर इंटर रिलेशंस एंड द कंडीशंस ऑफ देयर डेवलपमेंट, डिके डर्कहाइम का है।
सोशल फैक्ट क्या है? सोशल फैक्ट्स आर वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड एंडाउड विद अ कोर्सिव पावर, ये डर्कहाइम का है। सोशल एक्शन क्या है? Sociology is a study of social action, that is action to which individuals attach subjective meaning, by Weber। उसी तरह से अनोमी, एलियनेशन, रिलीजन और भी बहुत सारे तमाम बन सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मस्ट नो डेफिनेशन है, जो एकदम टॉपिक सिलेबस के एकदम कोर कोर कॉन्सेप्ट से उठाकर आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो वो आप जरूर एक जगह बना कर रखें, उसको याद करके रखें। अगर आपका पास है कुछ ऐसा जो बना बनाया तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा अपने से बना के रखिएगा तो अपने ऑफ कोर्स आप सेकेंडरी सोर्सेज भी यूज करते हैं, लेकिन अगर आप अपने से बना के उन चीजों को रखते हैं और वहां पर आप उसको बार बार रिविजिट करते हैं, क्योंकि कहीं से अगर आप लेते हैं तो वहां पे 100,000 डेफिनेशन लिखा हो सकता है, इंटरनेट है, बहुत सोर्सेज हैं, लेकिन जब आप खुद से बनाइएगा तो आपको रहेगा कि हाँ, सोशल फैक्ट, सोशल एक्शन, अनोमी, एलिनेशन, जो बहुत कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उसके लिस्ट आप जरूर बनाकर रखें अपने पास में। जो कीवर्ड्स हैं, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स context or historical start. It is an introduction style where you place the concept or theory in its historical or intellectual background before explaining it. तो जैसे मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बैकग्राउंड में, या फिर वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पर आप उसको उसके बैकग्राउंड में, उसके कॉन्टेक्स्ट में जाके आप एक्सप्लेन स्टार्ट कर सकते हैं। 20 मार्कर्स के लिए ये मोस्ट यूजफुल है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स के लिए देयर इज स्पेस टू सेट कॉन्टेक्स्ट एंड देन एनालाइज इट। अगर थिंकर क्वेश्चंस हैं जैसे मार्क्स, वेबर, डर्कहाइम, इनके लिए अगर पूछा गया है तो व्हेन आस्क्ड अबाउट अ थिंकर्स थ्योरी वी कैन प्लेस देम इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। स्पेशली क्वेश्चंस ऑन ओरिजिन्स एंड इमर्जेंस जैसे सोशियोलॉजी, एनलाइटनमेंट, रेनाइसा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप ये हिस्टोरिकल स्टार्ट बिल्कुल दे सकते हैं, परफेक्ट फॉर दिस। अगर डायरेक्टिव इस तरह का है जैसे कि एग्जामिन, एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन और साथ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर हम ये कॉन्टेक्चुअल, ये हिस्टोरिकल स्टार्ट दे सकते हैं, बिकॉज फॉर दीज हाई ऑर्डर डायरेक्टिव्स historical context gives depth and it makes our answer very analytical in nature। तो अब हम चलते हैं towards example। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर बेस्ड ऑन अ थिंकर क्वेश्चन यूपीएससी 2025 के पेपर से। हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज propounded by Marx। हाउ फार इज दिस थ्योरी रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज, एक्सप्लेन। तो एक कॉन्टेक्चुअल हिस्टोरिकल स्टार्ट कैसा होगा कि इन द 19th century as industrial capitalism transformed Europe, Karl Marx developed historical materialism to explain social change through the dialectical conflict between forces and relations of production। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने सीधे इस पे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है सीधे डेफिनेशन से क्यों नहीं स्टार्ट किया, हम इसके ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाकर क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं तो कोई कुछ ऐसा गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टिव क्या है, पूछा क्या जा रहा है, हाईलाइट द मेन फीचर्स, एंड फिर उसके रेलेवेंस के बारे में भी बात हो रही है। हाईलाइट प्लस रेलेवेंस दो चीजें हैं, आपको पहले हाईलाइट करना है फिर उसके रेलेवेंस को समझना है, दो पॉइंट, की पॉइंट्स। नाउ हियर एग्जामिनर एक्सपेक्ट समथिंग मोर देन द डेफिनेशन से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे वांट एनालिसिस, सो शोइंग कॉन्टेक्स्ट इन इंट्रो सिग्नल्स डेप्थ। तो थिंकर बेस्ड इस तरह का जो क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको 20 मार्क्स का है क्वेश्चन भी है, तो वहां पर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज और मेरे दिमाग में आती है कि चूंकि ये बोला जा रहा है कि हाउ फार इज दिस थ्योरी रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज, मतलब आज के लिए, तो सेकेंड हाफ में ये सेकेंड हाफ का जो क्वेश्चन है आपसे आज उसको उस 19th सेंचुरी वाले इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को आज से जोड़ना चाह रहा है। तो अगर आप स्टार्टिंग में एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, मतलब पास्ट जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, फिर आप थ्योरी बताते हैं उसके फीचर्स को, और फिर प्रेजेंट उसको रेलेवेंस से आज के रेलेवेंस से जोड़ते हैं, तो फिर एक नेचुरल प्रोग्रेशन जैसा नजर आता है कि आप स्टार्ट किया, आपने उसके कॉन्टेक्स्ट को बताया, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, फिर उसको एक्सप्लेन किया, और फिर आज में आप आए जहाँ पे आप आज के वर्ल्ड जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, गिग इकोनॉमी,
डिजिटल कैपिटलिज्म, इन तमाम चीजों से आप इसको जोड़ रहे हैं. सो यू आर प्लेसिंग मार्क्स इन हिस्ट्री, कहाँ से स्टार्ट हुआ, देन एक्सप्लेनिंग द फीचर्स, एंड फिर उसके बाद फिर आप उसके आज के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको लेकर आते हैं. तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्चुअल, ये ज्यादा यहाँ पर फिट बैठता है. यहाँ पर ये इस तरह के क्वेश्चन में आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां पर थिंकर बेस्ड क्वेश्चंस हो. और फिर इसके बाद ओरिजिन्स एंड इमर्जेंस, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी हम हिस्टोरिकल स्टार्ट दे सकते हैं. अब आप एक दूसरा एग्जांपल लीजिए कॉन्टेक्चुअल हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन का. ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम यूपीएससी 2024 पेपर. क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी इज द प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन एनलाइटनमेंट एंड रेनेसां, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट. तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि अगर क्वेश्चंस ऑन ओरिजिन्स, इमर्जेंस हो और इन सभी सब टॉपिक्स को टच करते हो, एनलाइटनमेंट, रेनेसां, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सोशियोलॉजी, मतलब इनसे जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आप ये वाला इंट्रोडक्शन यूज करें. कि इसमें कैसे हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी हम एक एग्जांपल इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन 19th century यूरोप during a period shaped by the Renaissance, Enlightenment, and Industrial Revolution. Now, these contexts provide the intellectual climate for its development as a distinct science of society. तो ऐसा इंट्रोडक्शन जब आप बता रहे हैं, जैसे आपने इसको 19th सेंचुरी यूरोप में बताया, तो नाउ यू आर सिचुएटिंग द डिसिप्लिन इन इट्स हिस्टोरिकल बर्थ मोमेंट. फिर आप उसके बाद में रेनेसां, एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इस पर आ गए. तो आपने तीन जो मेजर कॉन्टेक्स्ट है, क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है, तो वो तीनों मेजर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर आपने दर्शाया इंट्रोडक्शन में. नाउ दीज कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड द इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट. तो अब कॉजेशन नजर आ रहा है, यू आर शोइंग कॉजेशन कि सोशियोलॉजी ऐसे ही अपीयर नहीं हो गया, इट वाज अ रिस्पांस टू दीज इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल अपहीवल्स. और कैसे वो आपने इंट्रोडक्शन को कैसे कंक्लूड किया, बाय टाइंग बैक टू द क्वेश्चन. बता रहे हैं आप कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फिलोसफी और कॉमन सेंसिकल नॉलेज. आप ये बताना चाह रहे हैं कि इस इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट की वजह से एक डिस्टिंक्ट साइंस ऑफ सोसाइटी विच इज सोशियोलॉजी अपीयर हुआ. तो इस इंट्रोडक्शन में आपने इस तरह से इसको जब बैठाया है, दिया है, तो व्हाई दिस वर्क्स, दैट यू examiner first of all sees that you understand the conditions of its emergence. आपने तुरंत उसको उसके हिस्टोरिकल इंटेलेक्चुअल रूट्स में जाकर पोजीशन किया कि ऐसे सोशियोलॉजी आया. अब अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें कि अगर इसमें हम डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लगाने का ट्राई करें, तो वो थोड़ा जेनेरिक दिख सकता है एंड इट विल मिस द फोकस ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि हिस्टोरिकल इन नेचर टाइप का ये क्वेश्चन है. यहाँ पे एक कॉन्टेक्चुअल हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन वाला जो एंगल रहेगा, वो स्ट्रेट अवे एड्रेस करेगा इस क्वेश्चन को, एंड इट प्लेसेस सोशियोलॉजी इन इट्स इंटेलेक्चुअल सॉइल एंड सेट्स यू अप. अब आपके बॉडी में आपके पास स्पेस है कि आप डिस्कस करें एनलाइटनमेंट को, रेनेसां को, और उसको एक्सपैंड करें, क्रिटिक करें, समझाएं, सारे फैक्टर्स के साथ आप दें. तो यहाँ पर इस तरह से इंट्रोडक्शन जो है ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस में. तो अगर हम एक लिस्ट क्रिएट कर लें हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शंस का, जहाँ जहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, जो डायरेक्ट सिलेबस में दिया हुआ है, कम से कम उतना, कि जैसे कि सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन 19th century यूरोप एज अ रिस्पांस टू द इंटेलेक्चुअल ferment of enlightenment, humanism of renaissance, and social changes brought by industrial and French revolution. So why this works? Because it situates sociology in its historical performance. फिर उसी तरह से sociology and enlightenment, फिर सोशियोलॉजी एंड रेनेसां, सोशियोलॉजी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे इसको देखते हैं, सोशियोलॉजी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ द 18th-19th century transformed European society through urbanization, factory production, and new class relations, compelling the thinkers like Marx and Durkheim to analyze these upheavals, leading to the birth of sociology. तो इस तरह के अगर हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शंस हम रेडी करके रखते हैं, तो हमको एग्जाम में सहूलियत होगी एक इस तरह के क्वेश्चंस में अपने इंट्रोडक्शन को एंकर करने में. अब हम आते हैं कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन में. ये क्या है? इट इज इंट्रोडक्शन स्टाइल वेयर यू बिगिन विद अ करंट एग्जाम्पल, इशू और ट्रेंड, एंड देन you connect it back to the sociological concept or theory.
तो यहाँ पर आप पहले कोई डेटा से स्टार्ट, मतलब कोई करंट चीज़, कोई बहुत ही बर्निंग इशू, कोई ट्रेंड या कोई करंट एग्जांपल है, तो उससे आप डेटा या पॉलिसी या कोई रिपोर्ट, सर्वे, इन सब से आपने उसको लिया और फिर आप उसको तुरंत ही यू कनेक्टेड बैक टू सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या थिंकर। जैसे मान लीजिए लेबर फोर्स फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का आपके पास डेटा है, तो फिर आप उसको डेटा को देने के बाद में आप उसको कनेक्ट करेंगे पट्रियार्कल डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि मान लीजिए पीएलएफएस या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा कह रहा है कि इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज एट 23%। नाउ दिस रिफ्लेक्ट्स द पट्रियार्कल डिवीजन ऑफ लेबर। आप यहाँ पे उसको कनेक्ट करेंगे सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से। ये ज़्यादातर 20 मार्क्स क्वेश्चन के लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको डेप्थ दिखाने की ज़रूरत है। आप 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस टाइप का इंट्रोडक्शन अच्छा लगता है उन क्वेश्चंस में जहाँ पे आप अप्लाइड सोशोलॉजिकल फोकस के साथ आपके क्वेश्चंस हो। जैसे कुछ करंट में वर्क, जैसे कि गिग इकोनॉमी के बारे में पूछा जा रहा हो, या फिर जेंडर का कोई डेटा, एनएफएचएस का कोई ट्रेंड है, डेटा आ रहा है, या फिर डिजिटल मूवमेंट, मतलब मीडिया से रिलेटेड न्यू सोशल मूवमेंट या डिजिटल मूवमेंट, उस तरह का कोई क्वेश्चन है। एजुकेशन में कोई नया पॉलिसी हो, कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कोई क्वेश्चन है। इन्वायरमेंटल डेवलपमेंटल चैलेंजेस पे क्वेश्चन है। तो जहाँ पे फोकस चेंज पे हो, चेंज पे पूछा जा रहा हो, तो वहाँ पे ये अच्छा लगता है, ये इंट्रोडक्शन। और साथ में उन क्वेश्चंस में जहाँ पे डायरेक्टिव है क्रिटिकली एग्जामिन या असेस, एनालाइज, जहाँ पे आपसे आज का करंट एनालिसिस के बारे में पूछा जा रहा हो। सो इफ द डायरेक्टिव डिमांड्स इवैल्यूएशन बिगिनिंग विद अ प्रेजेंट डे एग्जाम्पल, इट नेचुरली सेट्स अप योर आंसर फॉर क्रिटिकल एनालिसिस। अगर आपका क्रिटिकली एग्जामिन टाइप का क्वेश्चन है, आज का करंट एनालिसिस आपसे पूछा जा रहा है, तो इस टाइप से अगर आप ओपन करेंगे तो अच्छा लगेगा, और फिर आप उसको सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ देंगे। नाउ वी कम टू क्वेश्चन। ये यूपीएससी 2025 के मेंस पेपर से क्वेश्चन है ऑन जेंडर बायस, जहाँ पे हम ये कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस वाला इंट्रोडक्शन यूज करेंगे। क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द फॉर्मल वर्क स्पेसेस आर फ्री ऑफ जेंडर बायस? आर्ग्यू योर केस। तो हम इंट्रोडक्शन में दे रहे हैं, डिस्पाइट कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी ड्राइव्स एंड लीगल फ्रेमवर्क्स, women in India still earn 20% less than men for similar work as per ILO data। आपने ILO का डेटा दिया है, अब आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं। सोशियोलॉजी हेल्प्स एनालाइज हाउ जेंडर बायस परसिस्ट इन फॉर्मल वर्क स्पेसेस। तो जब आपने पहला लाइन दिया, डिस्पाइट कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी ड्राइव्स एंड लीगल फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे यू हैव सेट अ कॉन्ट्रास्ट, और फिर आप उसको कॉन्ट्रास्ट को प्रूव कर रहे हैं थ्रू दिस एविडेंस, 20% लेस देन मेन फॉर सिमिलर वर्क एज पर ILO डेटा। तो यहाँ पे आपने डेटा दिया, उसके बाद आप सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से उसको जोड़ रहे हैं। यू इमीडिएटली मूव टू द फ्रॉम डेटा टू सोशियोलॉजिकल डिसिप्लिन, जहाँ पे आप सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जेंडर बायस परसिस्टेंट फॉर्मल वर्क स्पेस, ये बता रहे हैं कि सोशियोलॉजी कैसे हेल्प करता है। इंट्रोडक्शन में आपने ये दिया। अब ये व्हाई दिस वर्क्स, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था आर्ग्यू योर केस, आर्ग्यू योर केस। सो व्हेन यू स्टार्ट विद एविडेंस राइट इन द बिगिनिंग ऑफ योर आंसर, दिस स्टार्ट्स टू स्ट्रेंथन योर आर्ग्यूमेंट। कि आपसे आर्ग्यू करने के लिए कहा गया, तो आप शुरुआत में ही बता रहे हैं कि ILO का डेटा ये बात कहता है कि सेम वर्क के लिए विमेन जो है 20% लेस पे पाती हैं। फिर आपने इमीडिएटली उसको सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से जोड़ने का सेकेंड लाइन दिया। सो वी आर अवॉइडिंग दी जनरल स्टडीज वाला फील, क्योंकि आपने डेटा देके नहीं छोड़ा है, यू आर इमीडिएटली पॉइंटिंग टू अ सोशोलॉजिकल एनालिसिस। और ये जो आपने इंट्रोडक्शन सेट किया, ये आपके बॉडी में जो आने वाले, मतलब आंसर के बॉडी में जो आने वाले सब हेड्स होने वाले हैं। जैसे कि आप ऑफ कोर्स पे गैप के बारे में लिखेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 20% लेस है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे कि ग्लास सीलिंग, उसके बाद इवन विमेन गो थ्रू मदरहुड, तो मदरहुड पेनल्टी, क्योंकि
most of the time in private sector they are asked to or they are let go or they are asked to go. तो इन चीज़ों पे इवन इवैल्यूएशन के टाइम पे भी बायस होता है उनका, तो इन चीज़ों के बारे में आप सबहेड्स में दे सकते हैं. सो व्हेन यू स्टार्ट इन सच क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन करंट इन नेचर हैं, वहाँ पर अगर आप डेटा के साथ में स्टार्ट करते हैं और फिर उसको सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हैं, तो फिर वहाँ पे ये वर्क करता है. You are using the data plus present day example to set the stage for the body of your answer. अब हम आते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे, यूपीएससी 2024 सोशियोलॉजी मेंस क्वेश्चन पेपर से वर्क एंड टेक्नोलॉजी पर. क्वेश्चन है, क्रिटिकली असेस द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ऑटोमेशन ऑन द नेचर ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट. ये एक 10 मार्क का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन कम्प्लीटली करंट इन नेचर है. तो यहाँ पर हम कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस वाला इंट्रोडक्शन यूज करेंगे एंड उसमें एक इंट्रोडक्शन इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि फ्रॉम AI tools to platform-based gig work, technological advancements are rapidly altering the nature of employment in India and globally. These shifts raise sociological concerns of de-skilling, alienation, and inequality, even as they enhance productivity. तो आपने क्वेश्चन के कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस वाला इंट्रोडक्शन यूज किया आंसर के लिए. तो स्टार्टिंग में यू आर ब्रिंगिंग द कंटेम्प्रेरी रियलिटी by talking about artificial intelligence tools and platform based gig work. उसके बाद आप बता रहे हैं कि these shifts raise sociological concerns. तो now you are directly linking it to sociological issues of de-skilling, of alienation and inequality. And plus you are also talking about कि this is even as they enhance productivity. तो यहाँ पे you are signaling कि you are going to present a balanced view, showing the pros and cons. So examiner is able to see that you are going to critically assess and as the question demands. अब चूंकि हमने प्रेजेंट डे एग्जाम्पल्स यूज किए हैं और फिर हम उसको सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से जोड़ रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो इंट्रोडक्शन है ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क भी तैयार कर रहा है राइट एट द बिगिनिंग कि आप अपने आंसर के जो सबहेड्स हैं, जो बॉडी के सबहेड्स हो गए, उसमें कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि आप स्टार्टिंग में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्क, इसकी बात कर रहे हैं. सो यू आर टॉकिंग अबाउट द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क और चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर. फिर आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से सोशोलॉजिकल कंसर्न्स हैं डी-स्किलिंग का. तो यू कैन टॉक अबाउट द स्किल कंटेंट ऑफ जॉब्स, कैसे डी-स्किलिंग हो सकता है, कैसे इश्यूज ऑफ एलिनेशन, जॉब इनसिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ वर्क होता है, गिग वर्क होता है, तो वहाँ पर एक परमानेंस नहीं होता है. तो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट पे बात कर सकते हैं. यू कैन टॉक अबाउट राइट अबाउट इनइक्वालिटी. जैसे कि ये जितने भी इश्यूज हैं इसको आप कटिंग अक्रॉस क्लास, जेंडर, इस पर भी आप एक सब हेडिंग दे सकते हैं. ऑल्सो उसके लिए जो पॉलिसी रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड हैं, जो लॉज रिक्वायर्ड हैं, अभी जो है वो कितना करंट में जो है वो इफेक्टिव है, क्या आवश्यकता हो सकती है, इसको भी आप इसमें दे सकते हैं. सो यू are setting the stage for the rest of your answer as well. So this type of introduction works in such type of questions where of contemporary nature of question जब रहेगा, जिसमें कि आप करंट का एग्जाम्पल देके उसको सोशोलॉजिकल लिंक से जोड़ सकते हैं. तो फिर अगर हम कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शंस जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पे हों उसको अगर बनाकर रखें तो फिर वो हमारे लिए सहूलियत हो सकता है एग्जाम में. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, इस पे आप इंट्रोडक्शन बना के रख सकते हैं. चेंजिंग पैटर्न्स इन मैरिज, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, इन पर आप इंट्रोडक्शन बना के रखें. जैसे मैं एक पढ़ के बता रही हूँ कि patriarchy and sexual division of labor, कि despite women's increasing participation in the workforce, patriarchy continues to structure a sexual division of labor where unpaid domestic work disproportionately falls on women as reflected in time use survey data in India. So why this work? This works because you are bringing the current evidence. यहाँ पे आपने data use किया है. Highlight the persistence of structural inequality. उसके बाद चेंजिंग पैटर्न्स इन मैरिज,
The growing visibility of intercaste and interfaith marriages alongside recognition of live-in relationships by Indian courts signals new patterns of marriage influenced by urbanization and individual choice. तो स्टार्टिंग में आपने जो कंटेम्प्रेरी चेंजेस हैं उनको बताया, इंटरकास्ट, इंटरफेथ मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप्स, एंड फिर आप क्या बता रहे हैं, इट इज सिग्नलिंग न्यू पैटर्न्स ऑफ मैरिज इन्फ्लुएंस बाय व्हाट, बाय आप इसको सोशोलॉजिकल चीजों से जोड़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन, इंडिविजुअल चॉइस. सो व्हाई दिस वर्क्स? बिकॉज यू आर यूजिंग लीगल प्लस सोशल चेंज एविडेंस राइट इन द बिगिनिंग. कंटेम्प्रेरी एविडेंस आप दे रहे हैं एंड यू शो अवेयरनेस ऑफ द करंट डिबेट्स. इसी तरह से आप एजुकेशन एंड सोशल चेंज में ला सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज में लिख सकते हैं. तो इस तरह से अगर हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शंस रेडी हों तो वो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने में बहुत सहूलियत हो सकती है एग्जाम में.